वाली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.4 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाग ए करते हैं बच्चों। भाग ए में दिया गया है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। बच्चों पहले तो हम संख्या मान लेते हैं कि यह संख्या x है। एक संख्या के 8 गुने में संख्या का 8 गुना 8x होगा। मैं 4 जोड़िए, 8 गुने में 4 जोड़िए मतलब 8x धन 4, आपको 60 प्राप्त होगा। तो 8x धन 4 बराबर 60। तो हमने मान लिया है कि संख्या x है और प्रश्न के अनुसार 8x धन 4 बराबर 60। बच्चों अब हमने एक समीकरण बना ली है इस कथन के लिए। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। दोनों पक्षों में से 4 घटाने से अब यह समीकरण 8x धन 4 ऋण 4 बराबर 60 ऋण 4 हो जाती है। अब इस समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे, 4 से 4 यहाँ पर घटाने से 0 आता है। 8x धन 0 बराबर 8x, तो 8x बराबर 60 ऋण 4 बराबर 56 होता है। अब हम दोनों पक्षों को 8 से भाग कर लेते हैं, तो 8x बटा 8 बराबर 56 बटा 8। अब बच्चों बाएं पद से 8 कट जाता है तो x बचेगा। x बराबर 56 को हम 8 गुना 7 लिखेंगे बटा 8। 8 से 8 कट जाता है तो इस तरह से x बराबर 7 आ जाता है। तो बच्चों यह अज्ञात संख्या जो कि x हमने मान रखी है यह 7 होगी। भाग बी करते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। बच्चों यहाँ पर हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या बराबर 22 है। एक संख्या का 1/5, बच्चों यह 1/5 गुणा 22 होगा। घटा 4 को बच्चों 1/5 गुणा 22 ऋण 4 लिखेंगे। संख्या 3 देता है तो बराबर 3 हो जाएगा। 1/5 गुणा 22 यह 22/5 होता है। ऋण 4 बराबर 3। बच्चों यह समीकरण होगी। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें दोनों पक्षों में 4 जोड़ना होगा। तो ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 22/5 ऋण 4 धन 4 बराबर 3 धन 4 हो जाती है। अब इस समीकरण को आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 22/5 बराबर 3 धन 4 बराबर 7 होता है। अब बच्चों दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 22/5 गुणा 5 बराबर 7 गुणा 5 हो जाती है। 5 से 5 कट जाता है तो y बराबर 7 गुणा 5 35 होता है। तो y बराबर 35 आ जाता है। y बराबर 35 इस समीकरण का हल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अज्ञात संख्या 35 होगी भाग बी के लिए। भाग सी करते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। बच्चों सबसे पहले तो हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या z है। अब बच्चों प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, तो संख्या का 3/4 का मतलब 3/4 गुणा z, इसको लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो इसका मतलब 3/4 गुणा z धन 3, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो यह बराबर हो जाएगा 21 के। तो प्रश्न के अनुसार 3/4 गुणा z धन 3 बराबर 21। अब बच्चों इसको आगे हम 3z/4 लिखेंगे धन 3 बराबर 21 लिखेंगे। अब हम दोनों पक्षों में से 3 घटा लेते हैं तो यह समीकरण 3z/4 धन 3 ऋण 3 बराबर 21 ऋण 3 हो जाती है। अब इस समीकरण को आगे इस तरह से लिखेंगे,
3z/4 बराबर 21 ऋण 3, यह 18 होता है। बाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है तो 3z/4 बच जाता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि 3/4 z के साथ है, तो इसका व्युत्क्रम 4/3 से दोनों पक्षों को गुणा कर लेते हैं। तो 3/4 z गुणा 4/3 बराबर 18 गुणा 4/3। ऐसा करने से बच्चों 4 से 4 और 3 से 3 बाएं पक्ष में कट जाता है, तो बाएं पक्ष में z रह जाता है। z बराबर अब 18 को बच्चों 6 गुणा 3 लिख सकते हैं, गुणा 4/3। 3 से 3 यह कट जाता है, तो बच्चों इस तरह से z बराबर 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है, तो z बराबर 24 आ जाता है। z बराबर 24 इस समीकरण का हल होगा, तो हम कह सकते हैं कि अज्ञात संख्या 24 होगी। भाग डी करते हैं बच्चों। भाग डी में दिया गया है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संख्या x है और संख्या x का दुगना 2x होगा। इसमें से 11 घटाएंगे तो 2x ऋण 11 आएगा, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, तो इसको बराबर रखेंगे 15 के। तो यहाँ पर जो समीकरण होगी यह 2x ऋण 11 बराबर 15 होगी। बच्चों मान लेते हैं कि संख्या x है। अब प्रश्नानुसार 2x ऋण 11 बराबर 15, इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 11 जोड़ लेते हैं। ऐसा करने से अब यह समीकरण 2x ऋण 11 धन 11 बराबर 15 धन 11 हो जाती है। अब यह समीकरण आगे बाएं पक्ष में 11 से 11 कट जाता है, 2x रह जाता है, तो 2x बराबर और 15 प्लस 11 यह 26 होता है। अब हम समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग दे लेते हैं, तो 2x/2 बराबर 26/2। अब बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, तो x रह जाता है, तो x बराबर 26/2। इसको हम 13 गुणा 2/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाता है, तो x बराबर 13 आ जाता है। x बराबर 13 इस समीकरण का हल होगा, तो इसका मतलब अज्ञात संख्या भाग डी के लिए 13 होगी। बच्चों भाग ई में दिया गया है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर हम अज्ञात संख्या मान लेते हैं कि यह अज्ञात संख्या m है। अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया, अज्ञात संख्या x का तिगुना 3x होगा, और किस में से घटाया? 50 में से। यहाँ पर हमने संख्या m मानी हुई है, तो अज्ञात संख्या का तिगुना 3m होगा, और 50 में से इसको घटाया तो 50 ऋण 3m, उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो यह बराबर 8 होगा। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका के संख्या के तिगुने को घटाया। अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमने m मान ली है, इसका तिगुना 3m होता है, और 50 में से इसको घटाया, 50 माइनस 50 ऋण 3m, परिणाम 8 प्राप्त होता है, बराबर 8 होगा। तो बच्चों माना संख्या बराबर m, और प्रश्न के अनुसार 50 ऋण 3m बराबर 8। बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण 50 ऋण 3m बराबर 8 मिल गई है। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 50 घटा लेते हैं, तो ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 50 ऋण 3m ऋण 50 बराबर 8 ऋण 50 हो जाती है। बाएं पक्ष में ऋण 3m रह जाता है, 50 से 50 कट जाता है, तो ऋण 3m बराबर 8 माइनस 50, 8 ऋण 50। बच्चों 8 ऋण 50 बराबर ऋण 42 होता है। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को ऋण 3 से भाग कर लेते हैं। अब यह समीकरण ऋण 3m बटा ऋण 3 बराबर ऋण 42 बटा ऋण 3 हो जाती है।
बाएं पक्ष में ऋण 3 से ऋण 3 कटने के बाद m शेष रह जाता है, तो m बराबर ऋण 42 को हम ऋण 3 गुणा 14 लिखेंगे बटा ऋण 3। ऋण 3 से ऋण 3 कट जाता है, तो इस तरह से m बराबर 14 आ जाता है। m बराबर 14 इस समीकरण का 50 ऋण 3m बराबर 8 का हल होगा। इसका मतलब अज्ञात संख्या 14 होगी। बच्चों अब हम भाग f कर लेते हैं। भाग f में दिया गया है इबेन एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि संख्या x है, इसमें से 19 जोड़कर, तो x में 19 जोड़ने से x धन 19 हो जाता है, योग को 5 से भाग देती है, तो यह योग x धन 19 हो जाता है। इस योग को 5 से भाग देने का मतलब x धन 19 बटा 5। ऐसा करने के बाद उसे 8 प्राप्त होता है, तो यह बराबर 8 होगा। तो बच्चों संख्या मान लेते हैं x है और प्रश्न के अनुसार x धन 19 बटा 5 बराबर 8। अब बच्चों यह हमें समीकरण मिल जाती है। इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर लेते हैं, तो यह समीकरण x धन 19 बटा 5 गुणा 5 बराबर 8 गुणा 5 हो जाती है। अब 5 से 5 कट जाता है, तो बाएं पक्ष में x धन 19 रह जाता है, यह बराबर 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 40 होता है। अब बच्चों समीकरण के दोनों पक्षों को 19 से घटा लेते हैं, तो यह समीकरण x धन 19 ऋण 19 बराबर 40 ऋण 19 हो जाती है। अब बाएं पक्ष में x रह जाता है, x बराबर 40 ऋण 19 बराबर 21 होता है, तो x बराबर 21 इस समीकरण का हल होगा। समीकरण x धन 19 बटा 5 बराबर 8 का, तो इसका मतलब अज्ञात संख्या 21 होगी। बच्चों भाग जी करते हैं। इसमें दिया गया है अनवर एक संख्या सोचता है। बच्चों मान लेते हैं कि यह संख्या y है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, इस संख्या का 5/2 5/2 y होगा, इसमें से 7 निकाल दे, मतलब इसमें से 7 घटा दे, तो 5/2 y ऋण 7, तो परिणाम 11/2 है, तो यह बराबर 11/2 हो जाता है। तो बच्चों माना की संख्या बराबर 22 और प्रश्न के अनुसार 5/2 y ऋण 7 बराबर 11/2। बच्चों अब हमें समीकरण 5/2 y ऋण 7 बराबर 11/2 मिल गई है। इस समीकरण के दोनों पक्षों में 7 जोड़ लेते हैं, तो यह समीकरण 5/2 y ऋण 7 धन 7 बराबर 11/2 धन 7 हो जाती है। बच्चों बाएं पक्ष में 7 से 7 कटने के बाद 5/2 y रह जाता है, तो 5/2 y बराबर 11/2 धन 7। बच्चों 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम 11/2 धन 7 में 2 गुणा करें 14 हो जाता है, तो नीचे 1 में भी 2 से गुणा करना होगा, तो यह 1 गुणा 2 बराबर 2 हो जाता है। अब दोनों भिन्नों के हर बराबर हो गए हैं, तो इस योग को, भिन्नों के योग को हम 11 धन 14/2 लिख सकते हैं। 11 धन 14 25 होता है, 25/2। तो बच्चों यह समीकरण 5/2 y बराबर 25/2 यह हमें मिल जाती है। अब y के साथ 5/2 है। हम जानते हैं कि 5/2 का व्युत्क्रम 2/5 होता है, तो समीकरण के दोनों पक्षों को 2/5 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसा करने से समीकरण 5/2 y गुणा 2/5 बराबर 25/2 गुणा 2/5 हो जाती है। अब बाएं पक्ष में 2 से 2 और 5 से 5 कट जाता है, तो y बराबर 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 2 गुणा 5
2 से 2 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो y बराबर 5 आ जाता है। y बराबर 5 समीकरण 5/2y ऋण 7 बराबर 11/2 का हल होगा। इसका मतलब यहाँ पर अज्ञात संख्या 5 होगी। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। भाग ए अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक x हैं। माना कि न्यूनतम अंक बराबर x। अब अध्यापिका के अनुसार उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक जो कि हमने x माने हुए हैं का 2 गुना। x का 2 गुना बच्चों 2x होता है, जमा 7 है। जमा 7 का मतलब 2x में 7 जोड़ना होगा, तो 2x धन 7 हो जाएगा। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो इसका मतलब 2x धन 7 बराबर 87। तो बच्चों मान लेते हैं कि न्यूनतम अंक x है, तो प्रश्न के अनुसार अध्यापिका के अनुसार अधिकतम अंक जो कि 87 है और न्यूनतम अंक हमने x माने हुए हैं, तो 2x धन 7 बराबर 87। बच्चों इस समीकरण को हल करने के लिए हमें दोनों पक्षों में से 7 घटाना होगा, तो यह समीकरण 2x धन 7 ऋण 7 बराबर 87 ऋण 7 हो जाती है। अब बाएं पक्ष में 2x रह जाता है क्योंकि 7 ऋण 7 बराबर 0, तो 2x बराबर 87 ऋण 7 बराबर 80 होता है। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग दे लेते हैं, तो 2x/2 बराबर 80/2 हो जाता है। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, तो x रह जाता है, तो x बराबर 80 को हम 40 गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 2। 2 से 2 कट जाता है, तो x बराबर 40 आ जाता है। x बराबर 40 समीकरण 2x धन 7 बराबर 87 का हल होगा। तो इसका मतलब यह हुआ x क्या है यहाँ पर? न्यूनतम अंक बराबर 40। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 हैं। बच्चों भाग बी करते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बच्चों यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इसको हमने जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ABC समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं AB बराबर AC। शीर्ष कोण 40 है, हमने शीर्ष कोण A को 40 से यहाँ पर दर्शा लिया है। आधार कोण B और C होंगे और यह दोनों कोण बराबर होंगे। बच्चों मान लेते हैं कि आधार कोण बराबर P, प्रत्येक आधार कोण बराबर P, तो इसका मतलब यह हुआ कोण B बराबर कोण C बराबर P होगा। इसको हम चित्र में दर्शा लेते हैं। दोनों कोण को हमने P से दर्शा लिया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A बच्चों 40 अंश का है, कोण B P हमने माना हुआ है, कोण C आधार कोण है, दोनों आधार कोण बराबर हैं, तो यह भी P होगा बराबर 180 अंश। तो 40 अंश P धन P बराबर 2P होता है बराबर 180 अंश। अब बच्चों हमें यह समीकरण मिल जाती है 40 अंश धन 2P बराबर 180 अंश। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें इसके दोनों पक्षों में से 40 को घटाना होगा। तो 40 अंश धन 2P ऋण 40 अंश बराबर 180 अंश ऋण 40 अंश।
अब यह समीकरण 40 से 40 बाएं पक्ष में कट जाता है, तो 2p बराबर 180 ऋण 40, यह 140 होता है। अब हम, क्योंकि p के साथ गुणा हो रही है 2 की, तो हम दोनों पक्षों को 2 से भाग दे लेंगे। तो ऐसा करने से 2p बटा 2 बराबर 140 अंश बटा 2। अब बाएं पक्ष में 2 से 2 कटने के बाद p रह जाता है, तो p बराबर 140 अंश को हम 70 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से p बराबर 70 अंश आ जाता है। तो P आधार कोण है, तो प्रत्येक आधार कोण का मान 70 अंश होगा। अतः त्रिभुज का आधार कोण 70 अंश है। भाग सी करते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमने x मान ली है, इसका दुगना 2x होगा। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। बच्चों यहाँ पर उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, सचिन ने कितने रन बनाए? 2x बनाए। राहुल ने कितने रन बनाए? x बनाए। यह हमने माना हुआ है। दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए? यह x धन 2x होगा। अब कहा गया है कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरे शतक का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 गुणा 100 होता है। 2 रन कम का मतलब क्या है? दोहरे शतक ऋण 2, यानी 2 गुणा 100 ऋण 2। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, यह हमने ज्ञात करना है। बच्चों भाग सी में हम लिख लेते हैं, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर x। अब प्रश्नानुसार 2x धन x बराबर 2 गुणा 100 ऋण 2। क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण बना ली है। राहुल के जो रन x है, सचिन ने रन बनाए इससे 2 गुने 2x, दोनों ने मिलकर बनाए रन x धन 2x, दोहरे शतक से 2 रन कम है। 2 गुणा 100 ऋण 2। अब बच्चों 2x धन x बराबर 3x होता है, बराबर 2 गुणा 100 200 होता है ऋण 2। तो 3x बराबर 200 ऋण 2, यह 198 होता है। तो 3x बराबर 198, x के साथ यहाँ पर 3 है, तो 3 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 3 से भाग देना होगा। तो 3x बटा 3 बराबर 198 बटा 3। अब 3x बटा 3 यह x होगा, 3 से 3 कटने के बाद बराबर 198 को हम 66 गुणा 3 लिख सकते हैं बटा 3। 3 से 3 कट जाता है, तो x बराबर 66 आ जाता है। x का मतलब राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन। तो राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन 66 होंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। राहुल द्वारा बनाए गए रन 66 हैं। अब हम सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन निकाल लेते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2x है, तो 2 गुणा x 66 है। 2 गुणा 66, 2 गुणा 66 बराबर 132 होता है। तो बच्चों सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2x 2 गुणा 66 मतलब 132 होंगे। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। भाग 1, इसमें दिया गया है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं? बच्चों हम मान लेते हैं कि परमीत के पास कंचों की संख्या x है।
परमीत के पास x कंचे हैं, यह हम मान लेते हैं। उनके 5 गुने से, तो 5 गुना का मतलब 5x होगा। परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से x का 5 गुना 5x होगा, से 7 अधिक, इसको हम 5x धन 7 लिखेंगे। तो इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 5x धन 7 कंचे हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि यह इरफान के पास 37 कंचे हैं, बराबर यह 37 होगा। तो बच्चों माना कि परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब बच्चों प्रश्नानुसार 5x धन 7 बराबर 37। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 7 घटाना होगा। ऐसा करने से अब यह समीकरण 5x धन 7 ऋण 7 बराबर 37 ऋण 7 हो जाती है। 7 में से 7 घट जाने के बाद बाएं पक्ष में 5x रह जाता है। 5x बराबर दायां पक्ष 37 ऋण 7, यह 30 होगा। 37 ऋण 7 बराबर 30, तो 5x बराबर 30 आ जाता है। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से भाग दे लेते हैं, तो 5x बटा 5 बराबर 30 बटा 5। बाएं पक्ष में x रह जाता है, 5 से 5 कटने के बाद बराबर 30 को हम 6 गुना 5 लिखेंगे, बटा 5, 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 6 आ जाता है। x बराबर 6 समीकरण 5x धन 7 बराबर 37 का हल होगा। x क्या है? x परमीत के पास कंचों की संख्या है। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? परमीत के पास 6 कंचे हैं। भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर 22 वर्ष। अब बच्चों उनकी आयु, उनकी का मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु हमने y मानी है, y का 3 गुना 3y होगा, से 4 वर्ष अधिक धन 4, 3y धन 4, यह उनकी आयु है, मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु है। और लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो 3y धन 4 बराबर 49। माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर 22 वर्ष। प्रश्न के अनुसार 3y धन 4 बराबर 49। अब हम इस समीकरण को हल करने के लिए इसके दोनों पक्षों को 4 से घटा लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 3y धन 4 ऋण 4 बराबर 49 ऋण 4 हो जाती है। 4 से 4 कटने के बाद 3y बाएं पक्ष में रह जाता है, 3y बराबर 49 ऋण 4, यह 45 होता है। अब हम दोनों पक्षों को 3 से भाग दे लेते हैं, तो 3y बटा 3 बराबर 45 बटा 3, 3y बटा 3, यह y रह जाता है। y बराबर 45 को 15 गुणा 3 लिखेंगे, बटा 3, 3 से 3 कट जाता है, तो y बराबर 15 आ जाता है। और बच्चों यहाँ पर y क्या है? लक्ष्मी की आयु है, तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष होगी। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों की पेड़ों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो हम यह मान लेते हैं कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, यह संख्या t थी। अब बच्चों प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से। फलों वाले पेड़ों की संख्या हमने t मानी है, इसका 3 गुना 3t होगा। 2 अधिक थी, 2 अधिक का मतलब 3t धन 2। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, क्योंकि फलों के पेड़ों की संख्या t मानी है और प्रश्न में कहा गया है ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं थे, जो कि यहाँ पर 77 दिए गए हैं, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक,
3 गुना 3t 2 अधिक धन 2 और यह संख्या 77 है बराबर 77। तो बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या 77 दी गई है और यह भी कहा गया है जो बिना फलों वाले पेड़ हैं यह फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक। फलों वाले पेड़ों की संख्या t मानी है, इसका 3 गुना 3t होगा, इससे 2 अधिक 3t धन 2 होगा। तो बिना फलों वाले पेड़ 3t धन 2 होंगे और यह 77 दिए गए हैं तो यह बराबर 77 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समीकरण बन जाती है। यहाँ पर हमने फलों वाले पेड़ों की संख्या को t माना है, माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर t। अब प्रश्न के अनुसार बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर 3t धन 2 और यह 77 दिए गए हैं तो 3t धन 2 बराबर 77। समीकरण 3t धन 2 बराबर 77 होगी। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें इसके दोनों पक्षों में से 2 घटाना होगा। तो यह समीकरण 3t धन 2 ऋण 2 बराबर 77 ऋण 2 हो जाती है। अब यह समीकरण 3t बराबर 77 ऋण 2 यह 75 होता है। तो बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, 2 ऋण 2 बराबर 0 होता है, 3t धन 0 बराबर 3t होता है। अब 3t बराबर 75, इसको हल करने के लिए इसके दोनों पक्षों को 3 से भाग दे लेते हैं। तो ऐसा करने से 3t बटा 3 बराबर 75 बटा 3 हो जाता है। 3t बटा 3 यह t होगा, 3 से 3 कटने के बाद तो t बराबर 75 को 25 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3, 3 से 3 कट जाता है तो t बराबर 25 आ जाता है। t का मतलब यहाँ पर क्या है, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या। तो हम कह सकते हैं अतः लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। बच्चों चलिए प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक पहेली दी गई है, इसको हमने हल करना है। पहेली में कहा गया है मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। तो बच्चों यहाँ पर हम संख्या इसकी पहचान के रूप में मान लेते हैं कि यह संख्या n है। मुझे 7 बार लो। 7 बार का मतलब संख्या n का 7 गुना, तो इसको हम 7n लिखेंगे। और 50 जोड़ो। 50 जोड़ने का मतलब 7n में हमने 50 जोड़ना होगा, 7n धन 50। एक तिहरे शतक को पहुंचने के लिए, तिहरे शतक का मतलब 3 गुणा 100 होता है। 3 गुणा 100 बराबर 300 होगा। एक तिहरे शतक को पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो मतलब 40 किस में चाहिए, 7n धन 50 में 40 और चाहिए। तो अभी और 40 चाहिए का मतलब 7n धन 50 धन 40। ऐसा करने से तिहरे शतक तक पहुंच जाते हैं। तो यह बराबर तिहरा शतक मतलब 300 हो जाता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि संख्या n है और प्रश्न के अनुसार 7n धन 50 धन 40 बराबर 300। अब बच्चों 50 धन 40 90 होता है। तो यह समीकरण 7n धन 90 बराबर 300 हो जाती है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में से 90 घटा लेते हैं। तो 7n धन 90 ऋण 90 बराबर 300 ऋण 90। बाएं पक्ष में 90 ऋण 90 बराबर 0, 7n धन 0 बराबर 7n। तो बाएं पक्ष में 7n रह जाता है, 7n बराबर 300 ऋण 90। 300 में से 90 घटाएंगे तो यह 210 आ जाता है। अब n के साथ 7 यहाँ पर लगा हुआ है। इस 7 को हटाने के लिए हमें इस समीकरण के 7n बराबर 210 के दोनों पक्षों को 7 से भाग दे लेते हैं। ऐसा करने से यह समीकरण 7n बटा 7 बराबर 210 बटा 7 हो जाती है। अब बच्चों हम 7n को 7 गुणा n लिख सकते हैं बटा 7। 210 को हम 7 गुणा 30 लिख सकते हैं बटा 7। 7 से 7 कट जाता है बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष से, तो n बराबर 30 आ जाता है। तो बच्चों संख्या 30 है। तो बच्चों हमने पहेली हल कर ली है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। तो यह जो संख्या है यह 30 है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।